फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर को हम लोग पूरे हिंदी में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. जब भी हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं जो अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर से बना हुआ होता है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें बनी गई हैं वो सब एक मटेरियल से बनी हैं जिसे साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो फूड खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, यहाँ तक कि एक बूंद पानी का भी मैटर से बना हुआ है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have mass. हम लोग ये भी देख पाते हैं कि जिन चीज़ों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिन चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है, चाहे वो क्लाउड हो, स्टार्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स, सब स्पेस लेते हैं। इस यूनिवर्स में वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वॉल्यूम और मास होता है, इसीलिए वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. तो बहुत पुराने समय से जो इंसान है वो बार बार लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को समझने के लिए। जो पुराने ज़माने के इंडियन फिलोसोफर्स थे वो इस मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट का फॉर्म बताते थे और उन्हें नाम देते थे पंच तत्व। उनका मानना ये था कि ये जो मैटर है वो 5 तत्वों से बना है। पंच तत्व: एयर हवा, अर्थ धरती, फायर आग, स्काई आसमान और वाटर पानी। तो यही 5 तत्व से ये मैटर बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से इस दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो इन्हीं 5 तत्वों से बना गया है। These things are all made up of these 5 basic elements, that is earth, air, fire, sky and water. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका भी यही मानना था कि जो मैटर है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना गया है और मैटर का क्लासिफिकेशन इसी तरह से वो 5 तत्वों को लेकर ही किए थे। जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी से और दूसरा केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब यानी कि बाहर का जो प्रॉपर्टी है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल नेचर मतलब उस चीज, उस मैटर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो किससे बना है, उनके अंदर का पूरा नेचर क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो केमिकल एस्पेक्ट्स है वो कुछ चैप्टर्स में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि इस चैप्टर को हम लोग मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से बना है। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. तो बहुत समय से 2 स्कूल के जो थॉट थे
कि नेचर ऑफ मैटर क्या है, वो बहुत सोचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि पहला स्कूल उसे बिलीव था कि मैटर एक कंटिन्यूअस चीज है, जैसे कि एक ब्लॉक ऑफ वुड। लेकिन जो दूसरा स्कूल था उसका मानना ये था कि मैटर पार्टिकल से बना है, जैसे कि स्टैंड, जो सैंड है वैसे ही पार्टिकल से बना हुआ है। तो हम लोग अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि मैटर का नेचर क्या है, क्या वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट। So we will perform an activity to decide what the nature of matter. Is it continuous or particulate? Activity 1.1. Take a 100 milliliter beaker. Fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? तो एक 100 मिलीलीटर का बीकर लीजिएगा और उस बीकर के आधे हिस्से को पानी से भर दीजिएगा और जितने लेवल पे वो पानी भरेगा उसे मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद ग्लास रॉड की मदद से उसमें कुछ सॉल्ट या फिर शुगर को डिसॉल्व करिएगा। उसके बाद जो वाटर का लेवल है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? अगर सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट का क्या हुआ होगा या फिर शुगर का? कहाँ वो गायब हो जाते हैं? क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज होता है? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in spoon, salt और sugar has now spread throughout water. तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमें ये आइडिया यूज करना होगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने गए हैं। जो स्पून में रखे हुए थे सॉल्ट या फिर शुगर वो पानी में अच्छी तरह से स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं ये वाटर है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। तो यहाँ जो वाटर का पार्टिकल्स है उसे मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है। अब सेकंड पिक्चर में हम लोग इस पानी के पार्टिकल्स में सॉल्ट डाले हैं। उसके बाद इसी सॉल्ट और पानी को मिलाए, स्टर किए, तो इसमें जो सॉल्ट है वो अच्छी तरह से फैल गया है। इसमें कोई भी वाटर का चेंज नहीं दिख रहा है, वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ है। So when we dissolve in water salt, the particles of salt get into the spaces between particles of water. तो जब भी हम लोग नमक या चीनी पानी में डालते हैं तो नमक या फिर चीनी का पार्टिकल्स जो है वो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में घुस जाते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स इन दोनों सबके बीच में कुछ स्पेस है और इन स्पेस के बीच में सॉल्ट या फिर शुगर का जो पार्टिकल्स है वो अपना जगह बना लिया है और फैल गया है। सेकेंड एक्टिविटी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहले एक्टिविटी से हमें ये तो पता चल गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बने हैं, लेकिन अब दूसरे एक्टिविटी में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स आखिर छोटे कितने होते हैं, कितने छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। So we will perform activity 1.2 to determine that how small are these particles of matter are. So take 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 milliliter of water. तो पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल्स लीजिएगा और 100 मिलीलीटर पानी में उसे मिला दीजिएगा, डिसॉल्व कर दीजिएगा। Take out approximately 10 milliliter of this solution and put it into 90 milliliter of clear water. अब उस solution में से approximately 10 milliliter निकालिएगा solution का और उसे 90 milliliter के clear water में मिला दीजिएगा। Take out 10 milliliter of this solution and put it into another 90 milliliter of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored?
तो जब हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला 100 मिलीलीटर के पानी में तो उसका रंग चेंज हो गया। अब उसमें से आप 10 मिलीलीटर सोल्यूशन निकालिए पोटेशियम परमैंगनेट का, अब उसे 90 मिलीलीटर के क्लियर वाटर में डाल दीजिए। फिर उस सोल्यूशन में से 10 मिलीलीटर फिर निकालिए, फिर दूसरे में फिर 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर में डाल दीजिए। तो इसी तरह सोल्यूशन को आप डाइल्यूट करिए 5 से 8 बार। क्या पानी का रंग अभी भी कलर्ड रहता है? तो इससे आगे इस सवालों के जवाब देने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? ये सब जो सवाल है ये हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। The common unit of measuring volume is liter, such that 1 liter equals to 1 decameter cube, 1 liter equal to 1000 milliliter and 1 milliliter equals to 1 centimeter cube. तो वॉल्यूम को मेजर करने का कॉमन यूनिट होता है लीटर, जैसे कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर या फिर 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑल इन ऑल वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। तो हम लोगों ने जो अभी एक्टिविटी 1.2 किया, तो इस पिक्चर में देखिए जो 100 मिलीलीटर पानी का यहाँ है उसमें हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो यहाँ पे कलर एकदम डार्क हो गया। अब इसका 10 मिलीलीटर इस 90 मिलीलीटर के पानी में डाले, जिससे कि 100 मिलीलीटर हो गया। इसमें थोड़ा सा कलर इसका फेड हुआ, फिर इसमें से 10 मिलीलीटर लेके 90 मिलीलीटर ऑफ पानी में जब मिलाए तो इसका वॉल्यूम भी 100 मिलीलीटर हो गया और यहाँ पे रंग थोड़ा फेड हो गया। इसी तरह इसमें भी जो 90 मिलीलीटर का पानी है उसमें 10 मिलीलीटर इस सोल्यूशन का डाले, जिससे कि ये थोड़ा फेड हो गया। So we can estimate how small are the particles of matter. With every dilution through the color becomes light, it is still visible. तो हम लोग इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं कि मैटर का पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। हम लोग हर बार जब डाइल्यूशन कर रहे हैं, इसका थोड़ा पानी इसमें डाल रहे हैं, इसका थोड़ा पानी उसमें डाल रहे हैं, तो उससे कलर तो फेड हो रहा है लेकिन वो फिर भी दिख रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि कितने जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए थे वो बहुत वॉल्यूम वाटर का कलर कर सकता है, चाहे वो लाइट हो या डार्क, लेकिन वो कलर ज़रूर कर सकता है। तो हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि उस क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जिसके वजह से वो जब भी 10 मिलीलीटर 90 मिलीलीटर में मिलाया जा रहा था तब उसका रंग वहां भी विजिबल था। Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. तो इस तरह से अगर हम लोग डाइल्यूट और करते जाएंगे तो एक स्टेज ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पे पार्टिकल्स अपने आप को और डिवाइड नहीं कर पाएंगे और वो पानी एकदम साफ हो जाएगा। The same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even of repeated dilution. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. तो ये जो हम लोगों ने एक्टिविटी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ किया, वही एक्टिविटी हम लोग डेटॉल के 2 मिलीलीटर का क्वांटिटी से भी हम लोग कर सकते थे डिटेक्ट। जो स्मेल है वो हर एक डाइल्यूशन में डिटेक्ट होता। तो इससे फाइनली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे और इतने छोटे कि हम लोग की इमेजिनेशन भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सेकेंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब उन मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सो फर्स्ट, particles of matter have space between them
मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, Nimbu Pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. तो हम लोग पहला जो प्रॉपर्टी है ये बताने का कोशिश कर रहा है कि जो मैटर का पार्टिकल्स है उनमें स्पेस होता है। जैसे हम लोग एक्टिविटी 1.1 और 1.2 किए उससे हमें ये पता चला कि जो सॉल्ट, शुगर, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स है वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं तो एक टाइप का मैटर का पार्टिकल्स दूसरे टाइप के मैटर के स्पेस के बीच में घुस जाता है। जैसे जब हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल्स उतने लूज होते हैं थोड़े, उसमें जब हम लोग नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं तो वो उस पानी में घुल जाता है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में अपना स्पेस ले लेता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत सारा स्पेस होता है, जिसके वजह से ही जो सॉल्ट, शुगर, डेटॉल, पोटेशियम और ऐसे बहुत सारे चीज अच्छी तरह से दूसरे मैटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि पानी। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अब हम लोग इस टॉपिक को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। सो एक्टिविटी 1.3, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. तो आप एक अगरबत्ती लीजिए, बिना जलाए उसे अपने क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए और ऑब्जर्व करिए कि आपको उस अगरबत्ती का स्मेल लेने के लिए कितने क्लोज जाना पड़ता है, और उसी समय उस इंसेंस स्टिक को जलाइए। उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए कि उसका स्मेल लेने के लिए आपको कितने क्लोज जाना पड़ता है। क्या आपको वो डिस्टेंस से भी स्मेल आता है? ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। तो आप 2 ग्लास या फिर बीकर लीजिए जो पानी से भरा हुआ हो। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. तो पहला जो बीकर है उसमें एक साइड में ब्लू इंक और एक साइड में रेड इंक डाल दीजिए। एक ही बीकर में दोनों अलग अलग साइड में बहुत धीरे से। उसके बाद उसी तरह से सेकंड बीकर में हनी डालिए। Leave them undisturbed in your house और in a corner in the class। तो उसे बिना हिलाए अपने हाउस या फिर क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए। फिर अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? So, इन सब सवालों के जवाब आपको ऑब्जर्वेशन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल एक ग्लास गर्म पानी में डालिए और दूसरे में एक गिलास ठंडा पानी में डालिए। उस सोल्यूशन को कभी हिलाइएगा नहीं। उसके बाद उस क्रिस्टल्स को अलाउ करिएगा कि जब तक वो बॉटम में सेटल ना हो जाए तब तक उसे मत मिलाइएगा। What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? तो इन सब सवालों के जवाब आपको अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए हुए से मिल जाएंगे। From the above 3 activities, जब आप ये 3 एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे, एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5, we can conclude the following.
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जब आप ये तीनों एक्टिविटी कर लेंगे तो आपको ये कंक्लूजन मिलेगा कि जो मैटर का पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स और ज्यादा ही जल्दी मूव करने लगता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जितने एनर्जी से वो पार्टिकल मूव करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उस एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का भी इंक्रीज करेगा। In the above three activity, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? तो इस तीनों एक्टिविटी से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैटर का पार्टिकल्स है वो अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। वो अपने आप इसीलिए मिक्स हो जाते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स है उस बीकर में, उसके स्पेसेस में वो अपने आप घुस जाते हैं और दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ये इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स का मैटर में जो अपने आप मिक्स हो जाते हैं उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? तो आंसर क्या होगा? दिस intermixing, the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तो दो अलग अलग तरह के मैटर का खुद से मिल जाना उसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस में दो अलग अलग टाइप के मैटर खुद से अपने आप उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। तो हम लोग ये भी ऑब्जर्व किए थे कि हीट करने से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी फॉर्म करेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बीहू डांसर। तो इसके लिए हम लोग एक गेम खेलेंगे। तो 4 ग्रुप बनेंगे। हर 4 ग्रुप में पहले ग्रुप में क्या होगा? पहले ग्रुप में जैसे बीहू की डांसर्स अपने आप को लॉक करती हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, उस तरह से फर्स्ट ग्रुप लॉक होगा। होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। जो सेकेंड ग्रुप होगा वो बस हाथ पकड़ेंगे जिससे वो ह्यूमन चेन बनाएंगे। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। जो थर्ड ग्रुप है वो ग्रुप बनाएंगे या चेन बनाएंगे एक दूसरे के फिंगर टिप्स को पकड़ने से। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. और जो फोर्थ ग्रुप होगा वो इन तीनों ग्रुप के चेन्स को तोड़ेंगे जितने छोटे छोटे ग्रुप्स में हो सके उतने। Which group was the easiest to break? तो इन तीनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप ऐसा था जो आसानी से ब्रेक कर गया था, आसानी से टूट गया था? If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? अगर हम लोग ये जो स्टूडेंट्स जो गेम खेल रहे हैं उन्हें मैटर के पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करें तो कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसमें पार्टिकल्स बहुत मैक्सिमम फोर्स के साथ हेल्ड थे और उन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल था? ये आप गेम खेल के पता लगा सकते हैं। Now next activity. Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? तो इस एक्टिविटी में आप एक आयरन नेल लीजिए, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड। अब इन तीनों को 3 तरह से तोड़ने का कोशिश करिए, हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो इन तीनों में से कौन ऐसा पार्टिकल है, कौन सा ऐसा थिंग है जो बहुत ही मैक्सिमम और ग्रेटर फोर्स के साथ हेल्ड था, जिसे तोड़ने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगा हो, विथ ग्रेटर फोर्स?
Next activity. Open a water tap. Try breaking the stream of water with your fingers. Were you able to cut the stream of water? What could be the reason behind the stream of water remaining together? एक वाटर टैप को आप खोलिए, उसके बाद जो उसमें से जो वाटर का स्ट्रीम निकल रहा है उसे अपने फिंगर्स से कट करने का कोशिश करें। क्या आप अपने फिंगर्स को उस वाटर के स्ट्रीम में कट कर पा रहे हैं? ये सब एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करके इसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हमें क्या पता चलता है? The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. तो इन तीनों एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो मैटर का पार्टिकल्स है उन सब में कुछ कुछ फोर्स होते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। यही फोर्स जो पार्टिकल्स में है वो एक दूसरे को टुगेदर कनेक्टेड रखता है। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो हर एक मैटर में अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा फोर्स सॉलिड में पाया जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। Observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. तो आप अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व करिए। इन सब चीजों का तीन तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के हिसाब से। ये जो स्टेट्स होते हैं ये कुछ वेरिएशंस के वजह से, मैटर के पार्टिकल्स में कुछ वेरिएशंस के वजह से ये सब स्टेट फॉर्म करते हैं। तो ये सब स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज को अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, a book, a needle and a piece of thread. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? अब इन सब में से कुछ आर्टिकल्स आप कलेक्ट करिए, जैसे कि पेन, बुक, नीडल, फिर थ्रेड का पीस। उसके बाद जो शेप है इन आर्टिकल्स का उसका स्केच बनाइए नोटबुक में बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। इसमें जो पार्टिकल्स है क्या उनके डिफाइनाइट शेप हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं या फिर फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये सब आप खुद एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। क्या होगा अगर इन सब आर्टिकल्स को हम लोग हैमर करेंगे, पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे? क्या ये एक दूसरे से डिफ्यूज हो सकते हैं? उन सब को कंप्रेस, दबाने का कोशिश करिए। क्या आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं? तो ये एक्टिविटी को आपको खुद परफॉर्म करना है। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तो जितने भी आर्टिकल्स अभी लिए गए थे वो सब सॉलिड के एग्जाम्पल है। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume, that is, have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो जितने भी अभी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दिए वो सब सॉलिड के थे। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इन सब आर्टिकल्स के डिफाइनाइट शेप भी हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, और इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, हम लोग इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड के पास टेंडेंसी होता है कि वो अपने शेप को मेंटेन रखता है आउटसाइड फोर्स लगने पर भी। जब हम लोग उसे कंप्रेस करते हैं तब भी वो अपने शेप को मेंटेन रखता है और वो कंप्रेस नहीं होता है। सॉलिड टूट सकता है फोर्स के अंडर, लेकिन उसका शेप को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब हार्ड, बहुत ही हार्ड होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ कुछ सवाल है। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? रबर बैंड का क्या वो अपना शेप चेंज कर सकता है स्ट्रेच करने से? क्या वो सॉलिड है?
Second question, what about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are these solid? जो शुगर और सॉल्ट होते हैं वो डिफरेंट जार्स में जब रखते हैं तो वो जार का शेप ले लेते हैं, क्या वो सॉलिड है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई? तो जो स्पॉन्ज होते हैं वो सॉलिड है लेकिन हम लोग उसे फिर भी कंप्रेस कर पाते हैं जबकि वो कंप्रेस नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? तो इन सब सवालों के जवाब हैं ऑल द अबव आर सॉलिड एज, तीनों के तीनों सॉलिड है, चाहे वो रबर बैंड हो, स्पॉन्ज हो, शुगर हो या सॉल्ट के क्रिस्टल हो। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? रबर बैंड का क्या, वो अपना शेप चेंज कर सकता है स्ट्रेच करने पे, क्या वो सॉलिड है? A rubber band changes shape under force and regains the same shape when force is removed. If excessive force is applied, it breaks. तो रबर बैंड सॉलिड है क्योंकि वो अपना शेप फोर्स के अंडर ही चेंज होता है, लेकिन जब वो फोर्स को हटाया जाता है तो वो फिर से अपने सेम शेप में आ जाता है। अगर ज्यादा फोर्स लगाया जाए तब वो रबर बैंड टूट जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? Answer, the shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put in a plate or in a jar. तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन इसमें देखा था कि जो सॉल्ट और शुगर जब भी जार में डालते हैं तो जार का शेप ले लेते हैं, लेकिन ये भी एक सॉलिड है क्योंकि जो एक इंडिविजुअल एक दाना होता है शुगर और सॉल्ट का क्रिस्टल का वो फिक्स्ड रहता है, चाहे वो हम लोग जार में रखे, हैंड में ले, प्लेट में रखे या कहीं भी रखे, तो वो सॉलिड है। थर्ड क्वेश्चन है What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? ये solid है लेकिन फिर भी हम लोग इसे compress कर पा रहे, क्यों? Answer, a sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. स्पॉन्ज भी सॉलिड है लेकिन उनमें माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर भरा होता है, तो जब हम लोग उस स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है और हम लोग उसे कंप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। Containers of different shapes, put a 50 milliliter mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? Measure 50 milliliter of any liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो कुछ चीजों को कलेक्ट करिए जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको कलेक्ट करिए। उसके बाद जो कंटेनर्स है डिफरेंट शेप्स का, सब में 50 मिलीलीटर मार्क कर दीजिए और उस सब में ये सब जो वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक को सब डाल दीजिए। क्या उनका वॉल्यूम सेम रहता है? 50 मिलीलीटर, हाँ उनका वॉल्यूम सेम रहता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या लिक्विड का शेप सेम रहता है? नहीं। तो इन सब का सवालों के जवाब आपको अपने ऑब्जर्वेशन से मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि लिक्विड का शेप चेंज होते रहता है, जैसा बीकर होता है वैसा ही उसका शेप हो जाता है। जब हम लोग एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते, क्या वो इजीली फ्लो कर जाता है? तो आंसर होगा हाँ, वो इजीली फ्लो कर जाता है। तो आप एक बार इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिएगा जरूर। We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि जो लिक्विड है उनमें फिक्स शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। वो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उन्हीं का शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स आसानी से फ्लो कर जाते हैं और शेप चेंज हो जाता है। सो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि लिक्विड रिजिड है, हार्ड है, बस हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि लिक्विड फ्लूइड है, वो आसानी से फ्लो कर जाता है।
Refer to activities 1.4, 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. जो हम लोगों ने एक्टिविटी 1.14 और 1.5 जब किया था परफॉर्म, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज कर जाते हैं लिक्विड में, लेकिन गैसेस भी होते हैं जो एटमॉस्फेयर से पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, और ये गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो भी डिफ्यूज कर जाते हैं पानी में. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. सारे living creatures को सांस लेना होता है जीने के लिए. तो जो aquatic animals हैं वो पानी के अंदर सांस इसीलिए ले पाती है क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है. इसीलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड या गैस वो सब लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकता है. The rate of diffusion of solid is higher than that of solid. जो लिक्विड का डिफ्यूजन का रेट होता है वो सॉलिड से ज़्यादा हाई होता है. लिक्विड जल्दी मिक्स हो जाता है सॉलिड से. ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो जो हम लोग डिफ्यूज कर रहे हैं वो भी लिक्विड ही होता है, जिसके वजह से जो उनके पार्टिकल्स हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं और उन्हें तुरंत ग्रेटर स्पेस मिल जाता है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट से जल्दी लिक्विड स्टेट मिक्स हो जाता है आसानी से. थर्ड है द गैसियस स्टेट. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या आप लोगों ने कभी देखा है जो बलून जो सेल करते हैं वो बहुत सारे बलून्स में एक सिंगल सिलेंडर गैस से कितने सारे बलून्स फुला देते हैं. Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो आप इंक्वायर करिए कि जो बलून्स जो वो जिसमें हवे भर रहे हैं वो एक सिलेंडर में कितने बलून भर पाते हैं, और ये भी पूछेगा कि उस सिलेंडर में कौन सा गैस था जिससे वो बलून फुला रहे थे. एक्टिविटी 1.11. Take 300 milliliter syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4. Remove the pistons from all the syringes, leaving one syringe untouched. Fill water in the second and pieces of chalk in the third. Insert the pistons back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब आप लोग 3 सिरिंजेस लीजिए 100 मिलीलीटर का और उनके नोजल्स को रबर कॉर्क से बंद कर दीजिए. फिर उन सब सिरिंजेस में से पिस्टन्स को निकाल लीजिए. एक सिरिंज को बिना छुए साइड में रख दीजिए. सेकेंड सिरिंज में वाटर और थर्ड सिरिंज में चॉक के पीसेस को डालिएगा. फिर पिस्टन्स में वैसलीन लगा के उसे इंसर्ट करिए. उसके बाद आप तीनों सिरिंजेस को अच्छे से पिस्टन से कंप्रेस करने का कोशिश करिए. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें गैस वाले सिरिंज दिखाई दे रहे हैं. जो पिस्टन है वो ऊपर है, इन्हें ही पिस्टन बोलते हैं और इसे रबर कॉर्क बोलते हैं. इनके नोजल्स को रबर कॉर्क में बंद कर दिए. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व. इन विच केस वाज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन. किस केस में पिस्टन जो है वो आसानी से अंदर मूव कर गया था. We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. Compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. हम लोगों ने इस एक्टिविटी से ऑब्जर्व किया जो गैसेस हैं वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. जिस सिरिंज में गैस था वो आसानी से कंप्रेस हो गया था एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड.
तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं घर में, या फिर जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, इन सब सिलेंडर्स में कंप्रेस्ड गैस होता है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें कंप्रेस्ड गैस, और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये भी कंप्रेस्ड गैस होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वैसे फ्यूल होते हैं जो आसानी से कंप्रेस होके किसी भी छोटे सिलेंडर या फिर व्हीकल में आसानी से घुस जाते हैं। CNG के हाई कंप्रेसिबिलिटी के वजह से ही गैस का लार्ज वॉल्यूम एक छोटे से सिलेंडर में अच्छी तरह से कंप्रेस होके रखा जा सकता है और आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen. जो भी किचन में खाना पक रहा होता है, बिना किचन में घुसे हमें पता चल जाता है कि खाने में क्या पक रहा है। तो ये स्मेल जो है वो कैसे हमारे पास पहुंचता है, कैसे हम लोग उसे बिना एंटर किए ही सूंघ पाते हैं। तो ये इसीलिए होता है, जो फूड है उसका जो अरोमा है, उसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो स्मेल है वो एयर के पार्टिकल्स में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, जो कि किचन में स्प्रेड हुआ, जो फैला हुआ रहता है, जिसके वजह से जो एयर है वो हम तक पहुंचता है और बहुत बहुत जगह अपने घर में पूरे स्मेल को ले जाता है। तो हॉट कुक फूड, जो गरम खाना होता है, उसका स्मेल हमारे तक बहुत तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्यूजन भी फास्ट होता है। तो जो हॉट, जो गरम खाना होता है उसका स्मेल हमारे तरफ आसानी से सेकंड्स में ही पहुंच जाता है। जैसे कि हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स जो बहुत कम टेम्परेचर का होता है उसका स्मेल हम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो बहुत ठंडा हो जाता है और उसका डिफ्यूजन रेट घट जाता है। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो बहुत हाई स्पीड होते हैं और उनमें बहुत स्पेस होता है उनके बीच में। तो ऐसे हम लोग जो गैसेस है वो प्रॉपर्टी दिखाता है कि वो दूसरे गैसेस में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। तो फूड का जो अरोमा था वो एयर के पार्टिकल से बहुत जल्दी डिफ्यूज कर गया। तो हमने अभी ये पढ़ा कि जो गैसेस होते हैं उनमें बहुत स्पेस होता है और जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बहुत हाई स्पीड में घूमते रहते हैं। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Gaseous state में जो गैस का पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है। इसी रैंडम मूवमेंट के वजह से जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को हिट करते हैं और जो कंटेनर्स के जो वॉल्स है उन्हें भी हिट करते हैं। जो प्रेशर गैस से एक्सर्ट किया जाता है वो इसीलिए एक्सर्ट होता है, जो गैस के पार्टिकल्स है वो कंटेनर के वॉल्स में फोर्स की तरह काम करता है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो पहले पिक्चर में सॉलिड है, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में गैस। सॉलिड में आप देख रहे हैं उसके पार्टिकल्स कितने क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं। सेकंड लिक्विड में उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज तो है लेकिन उतने टाइटली पैक्ड नहीं है, और गैस में तो क्लोज भी नहीं है और पैक भी नहीं है, वो फ्रीली घूम रहे हैं। So figure A, B and C show the magnified schematic pictures of the three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three states of matter: solid, liquid and gas. Can matter change its state? क्या matter अपना state बदल सकता है? We all know from our observation that water can exist in three states of matter. हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा चुके हैं कि वाटर जो है वो तीन स्टेट ऑफ मैटर में पाए जाते हैं। सॉलिड, वाटर सॉलिड में आइस की तरह होते हैं, लिक्विड में पानी की तरह वाटर, फेमिलियर वाटर, और गैस में वाटर वेपर की तरह। तो मैटर के अंदर क्या होता है जब स्टेट चेंज, उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है, उस मैटर के पार्टिकल्स को क्या होता है, उस पार्टिकल्स में क्या ऐसी हलचल होती है जिससे स्टेट बदलता है, कैसे वो स्टेट चेंज ऑफ स्टेट होता है। हम लोगों को इन सब सवालों के जवाब चाहिए कि मैटर, आखिर मैटर्स में होता क्या है जो वो चेंज, अपना स्टेट को चेंज कर देते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड।
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम लोगों पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जब चेंज करता है तो क्या इफेक्ट होता है, और हमें उससे पता चलेगा कि कैसे आइस लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। एक्टिविटी 1.12, take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice। 150 ग्राम आइस को आप बीकर में रखिए और उससे लैबोरेटरी थर्मोमीटर, आप लोगों ने लैबोरेटरी थर्मोमीटर देखा ही होगा, वो बहुत ही लंबा भी होता है और लैबोरेटरी थर्मोमीटर सबसे अलग भी होता है। उसके बाद उस थर्मोमीटर को आप आइस के एकदम बल्क में रखिएगा जिससे कि वो आसानी से उसके टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सके। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये आयरन स्टैंड है, ये बर्नर है जिससे फायर निकल रहा है, जिससे आइस गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये आइस है, ये थर्मोमीटर है, ये ग्लास स्टरर है और ये बीकर है। नंबर ए, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। नंबर बी, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर। तो हम लोगों ने जो अभी पिक्चर देखा, इसमें जो आइस है उससे जब हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं, तब वो पानी में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? पानी। अब पानी को जब हीट करें तब उसमें से वाटर वेपर निकल रहे हैं, जिसके वजह से वो वाटर वेपर में बदल जा रहे हैं, गैस में बदल जा रहे हैं। तो इससे हमें पता ये चलता है कि सॉलिड को गर्म करने से लिक्विड बनता है और लिक्विड को गर्म करने से वेपर। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो बीकर है उसे लो फ्लेम में हीट करना शुरू करिए तो आइस जो है वो मेल्ट करने लगेगा। फिर टेम्परेचर को नोट करिए जब पूरा आइस वाटर में बदल जाता है। फिर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद जो बीकर है उसमें ग्लास रॉड को डालिए और पानी को मिलाइए, घुमाते रहिए जब तक कि वो बॉयल ना कर जाए। आप थर्मोमीटर में एक केयरफुल आई, आसानी उसको ध्यान से फोकस करके ध्यान लगा के देखते रहिएगा जब तक कि पानी अच्छी तरह से बॉयल ना करने लगे। उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके अपने जो कन्वर्जन ऑफ वाटर है लिक्विड स्टेट में टू द गैसियस स्टेट में, इन सबको अपने कॉपी में लिखते जाइए। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases। जब हम लोग सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होता है तब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत जल्दी से बहुत ग्रेटर स्पीड में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जो एनर्जी हीट से मिलता है वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अलग करता है। The particles leave their fixed position and start moving more freely। तो जैसे हम लोगों ने आइस में देखा कि जब उसे हीट कर रहे हैं तब उसका जो सॉलिड में है वो लिक्विड में बदल जाता है। तो हीट देने से जो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज करने लगता है और पार्टिकल्स अपने आप धीरे धीरे वो फिक्स पोजीशन को छोड़ के फ्रीली मूव करने लगता है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब सॉलिड पूरी तरह मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पूरी तरह लिक्विड में बदल जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का हमें ये बताता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस सॉलिड में था, उस पार्टिकल्स में था सॉलिड के। The melting point of ice is 273.16 K। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.16 K। K मतलब केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion। तो जिस प्रोसेस से सॉलिड स्टेट
लिक्विड में बदलता है उसे फ्यूजन कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जिस टेम्परेचर पे जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस प्रोसेस से सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसे फ्यूजन बोलते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब सॉलिड मेल्ट होता है तब उसका टेम्परेचर सेम होता है। जब आप लोग एक्टिविटी करिएगा तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि जब सॉलिड मेल्ट होता है तब उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो हीट एनर्जी कहाँ गया? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. Till all the ice melts, this happens. Even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat, this heat get used up in changing. तो हम लोग ऑब्जर्व ये किए कि जब मेल्ट कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में तो टेम्परेचर भी नहीं चेंज कर रहा था जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे जब सॉलिड पूरी तरह लिक्विड में बदल गया था तब उसका टेम्परेचर बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, जब तक कि आइस मेल्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग बीकर को कंटिन्यूअसली हीट करते गए, हम लोग सप्लाई ऑफ हीट को नहीं रोके, वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। The heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. तब वो हीट एनर्जी कहाँ यूज हुआ? वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में वो एनर्जी यूज हो गया। सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बदलने में वो हीट एनर्जी यूज हो गया। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. जो ये हीट एनर्जी आइस से एब्जॉर्ब किया जाता है बिना दिखाए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसे कंसिडर किया जाता है कि जो हीट एनर्जी है वो बीकर के कंटेंट्स पे छुप गया, हिडन हो गया, जिसे हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। तो लैटेंट का मतलब हिडन, हिडन हीट। तो हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट? तो लैटेंट हीट मतलब हिडन हीट। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. तो जितना हीट एनर्जी अमाउंट 1 kg सॉलिड को बदलने में लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जामिने में कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो आंसर होगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. तो वाटर का पार्टिकल 0 डिग्री सेल्सियस में उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन जो आइस होता है वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तब उसका एनर्जी उतना नहीं होता जितना कि वाटर का होता है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. जब हम लोग वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तब जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से घूमने लगते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक ऐसा पॉइंट आता है जिस टाइम इतना एनर्जी जो होता है वो तुरंत अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खो देता है, और उसी टेम्परेचर पे जब लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, जब लिक्विड एक टेम्परेचर पे गैस में बदल जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? आंसर होगा द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन होता है। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. For water, this temperature is 373 K. वाटर का टेम्परेचर इसके लिए 373 K होता है।
Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. तो यहाँ पे और क्वेश्चन बनता है कि latent heat of vaporization क्या होता है. तो जैसे latent heat of fusion होता है वैसे ही latent heat of vaporization भी होता है. Particles in steam, that is water vapor at 373 K or 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. जो water vapor होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है as compared to water at the same temperature. वो इसीलिए होता है क्योंकि जो steam का particles होता है वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी को absorb किए रहता है in the form of latent heat of vaporization. तो इस फ्लो चार्ट से हमें ये पता चलता है कि सॉलिड स्टेट को जब हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है, गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड बनता है और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड बनता है. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. तो हम लोग ये बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर को चेंज करने से वो एक दूसरे को स्टेट में बदल सकता है. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. हम लोग ये अभी तक पढ़े कि जो substances है हमारे आसपास वो solid से liquid और liquid से gas heat देने पे बनता है. But there are some change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. लेकिन एक ऐसा भी प्रोसेस है जिस प्रोसेस पे सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट पे या फिर वाइस वर्सा यानी कि गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में बदलता है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. एक्टिविटी 1.13. Take some camphor or ammonium chloride, crush it and put it in a china dish. Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure 1.7. तो आप कुछ कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड को लीजिए और उसे क्रश करके एक चाइना डिश में रख दीजिए जो कि लैबोरेटरी में पाए जाते हैं. उसके बाद उस चाइना डिश पे इन्वर्टेड फनल रख दीजिए. फिर इन्वर्टेड फनल के जो स्टेम है उसके ऊपर कॉटन प्लग को पुट कर दीजिए जैसे कि फिगर 1.7 में दिखाया गया है. Now heat slowly and observe what do you infer from the above activity. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस चाइना डिश के अंदर कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड को रखे, उसके ऊपर फनल और उसके स्टेम पे कॉटन प्लग लगा दिए. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. तो इस चाइना डिश में जो अमोनियम क्लोराइड रखा गया है वो वेपराइज हो रहा है बिना लिक्विड में चेंज हुए. तो जिस स्टेट पे जिस प्रोसेस पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलता है या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदलता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है? We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो डिफरेंस होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स में कुछ कुछ डिस्टेंस होते हैं. तो क्या होगा जब हम लोग प्रेशर और गैस को कंप्रेस करेंगे एक सिलेंडर में? क्या पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं? क्या उस समय प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने से स्टेट ऑफ जो मैटर है वो चेंज कर जाता है? तो इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर में हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. पिस्टन, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर. तो इसमें गैस है. उसके बाद से धीरे धीरे कंप्रेस करते गए करते करते ये पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज आ गया. सो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide, CO2?
It is stored under high pressure. Solid CO2 gets directly converted into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं तब गैसेस लिक्विफाई होता है। क्या आप लोगों ने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में स्टोर होता है। जब हम लोग उस प्रेशर को डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, तब जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यही रीजन है कि हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तब वो लिक्विड में बदलता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड को वेपोराइजेशन करते हैं तो बनता है गैस। गैस को सब्लाइम करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से तो बनता है सॉलिड। सॉलिड को जब सब्लिमेशन प्रोसेस करते तो बनता है गैस। गैस को कंडेंसेशन प्रोसेस से करते हैं तो लिक्विड। लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो बनता है सॉलिड। तो इससे हमें ये पता चलता है सॉलिड को लिक्विड बदलने में जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्यूजन। लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से सॉलिड सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड solidification. So this is the interconversion of the 3 states of matter. Next topic है evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the states of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above 2 examples? क्या हम लोगों को हमेशा मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए हीट अप्लाई करना पड़ता है या फिर प्रेशर चेंज करना जरूरी है? क्या हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स बता सकते हैं एवरीडे लाइफ से जो लिक्विड से वेपर बदलता है स्टेट ऑफ मैटर? तो वाटर जब उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो सूख जाते हैं। ये सब में पानी के जो मैटर है वो क्या हो जाता है, उन पानी के मैटर्स को। We know that particles of matter are always moving. हम लोग जानते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी रेस्ट पे नहीं रहते हैं। तो एक टेम्परेचर पे जो गैस, लिक्विड और सॉलिड जो होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एक टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड और सॉलिड में अलग अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होते हैं। लिक्विड्स में जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इजीली ब्रेक कर देता है और वेपर में बदल जाता है। जब हम लोग पानी को सरफेस पे रखते हैं और धूप में रखते हैं तब वो आसानी से वेपर में बदल जाता है। इस जो फेनोमेनन है लिक्विड का चेंज होना वेपर में कोई भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, वो एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है कोई भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो, तब उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन का फैक्टर्स कैसे अफेक्ट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.14 Take 5 milliliter of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 milliliter of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 milliliter of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation?
तो 5 मिलीलीटर वाटर टेस्ट ट्यूब में डालकर आप उसे विंडो या फिर फैन के नीचे रख दीजिए। दूसरे स्टेप में 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर को ओपन चाइना डिश में विंडो के पास रख दीजिए या फिर फैन के नीचे। फिर तीसरे स्टेज में जो वाटर है 5 मिलीलीटर उसे ओपन चाइना डिश में रखिए और उसे कबर्ड या फिर क्लास के शेल्फ में रख दीजिए। फिर उसके रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करिए कि कितना टाइम और कितना दिन लगता है तीनों को इवापोरेशन प्रोसेस को करने में। फिर यही 3 स्टेप्स को आप रेनी डे में रिपीट करिए और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। उसके बाद इन ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है इवापोरेशन पे। You must have observed that the rate of evaporation increases with। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि इवापोरेशन का रेट कब इंक्रीज करता है, when an increase of surface area। जब surface area increase होता है तब evaporation का rate increase करता है। We know that evaporation is a surface phenomenon। If the surface area is increased, the rate of evaporation increases। For example, while putting clothes for drying up, we spread them out and तो जब हम लोग इवापोरेशन करते हैं तो हमें ये पता है कि वो सरफेस फेनोमेनन है। जितना सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा उतना इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, जब क्लोथ्स को, भीगे क्लोथ्स को सुखाना होता है तब हम उसे बाहर स्प्रेड करते, फैला देते। जब अगर हम लोग नहीं फैलाएंगे तब इवापोरेशन नहीं हो पाएगा और अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो पाएगा। तो आप हमेशा जब भी क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए रखते तो हमेशा स्प्रेड करते। अगर आप उसे स्प्रेड नहीं करेगा तब वो बहुत ही ज्यादा कम सरफेस लेगा और जिसके वजह से इवापोरेशन बहुत स्लोली होगा। सेकेंड होता है द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है और वो तुरंत वेपर स्टेट में बदल जाते हैं। थर्ड, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जितना ह्यूमिडिटी घटता है उतना इवापोरेशन बढ़ता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी जितना एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट बताता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। तो अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तब इवापोरेशन घट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी में हम लोग उसे जब ड्राई करना रहता है, पानी से उसे वाटर वेपर में बदलना होता है, तब एयर में जो धूप, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब उन वाटर वेपर्स को लेके जाता है। लेकिन अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट हो तब इवापोरेशन का प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब विंड स्पीड बढ़ता है तब इवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हवा चलती है तो जो क्लोथ्स हम लोगों ने जिसे ड्राई करने के लिए बाहर डालते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज करता है जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स है वो विंड के साथ ही मूव कर जाते हैं, जिसके वजह से सराउंडिंग्स में वाटर वेपर डिक्रीज कर जाता है और वो क्लोथ्स जल्दी इवापोरेट कर जाते हैं, सूख जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवापोरेशन कूल कैसे करता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जब भी वेसल ओपन रहते हैं तो जो लिक्विड उसमें प्रेजेंट होता है वो इवापोरेट करते रहता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को रिगेन करते हैं जो वो इवापोरेशन के प्रोसेस में लॉस्ट कर जाते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक इट कोल्ड। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके वजह से जो बाकी जो बाहर वेसल्स के बाहर सराउंडिंग्स होता है वो कोल्ड हो जाता है। What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. जब हम लोग एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसे जब पाम में लेते हैं तो वो जो एनर्जी जो पाम में हमारा प्रेजेंट होता है वो एसीटोन उसे एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से वो जल्दी इवापोरेट कर जाता है और हमारा जो पाम है वो कूल फील करता है, ठंडा ठंडा फील करता है।
After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. जब हॉट सनी डे होता है उस समय पीपल जो इंसान होते हैं वो रूफ पे वाटर को स्प्रिंकल करते हैं या फिर ओपन ग्राउंड पे. क्योंकि जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो बहुत ज़्यादा है वाटर का, वो उस हॉट सरफेस को ठंडा करने में हेल्पफुल होता है. कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन? क्या आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं डेली लाइफ के जहाँ पे हम लोग इवापोरेशन के वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है? Why should we wear cotton clothes in summer? हमें हमेशा कहा जाता है कि समर सीजन्स में हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए. क्यों? ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं कि why should we wear cotton clothes in summer? So answer is during summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in the absorbing of sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. समर के सीजन में जब हम लोग का बॉडी बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म करता है तो हम लोग ज़्यादा रेस्पायर करते हैं, जिसके वजह से हम लोग कूल रहते हैं. हम लोग ये जानते हैं कि जब इवापोरेशन का प्रोसेस होता है तो सरफेस पे जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं. तो बॉडी सरफेस में भी वही होता है, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और वेपर में बदल जाते हैं. So the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body. तो जो heat energy होता है वो latent heat of vaporization जितना ही body में से absorb होता है, leaving the body cool. body को cool करते हुए वो उतना absorb से हटा देता है. कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, जो कॉटन होता है वो वाटर का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है, जो कि स्वेट जो पसीना होता है उसे एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है फॉर इजी इवापोरेशन. तो कॉटन इसीलिए हम लोग पहनते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, जो हमारे बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है और हमें कूल रखता है. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? हम लोग क्यों बाहर जो ग्लास होता है उसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? जब हम लोग आइस कोल्ड वाटर देखते हैं तो जो ग्लास का आउटर सरफेस होता है उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें क्यों दिखाई देता है? Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. तो जब हम लोग वाटर जो आइस कोल्ड वाटर होता है उसे जब ग्लास में रखते हैं या टम्बलर में लेते हैं तो तुरंत थोड़े देर बाद हमें ग्लास में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगते हैं ग्लास या फिर टम्बलर के आउटर सरफेस पे. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब वो एनर्जी को लूज करते हैं और लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं, जो हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह देखते हैं. तो इसका मेन रीजन यही है कि जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है वो जब आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो अपना एनर्जी को लूज कर देता है और लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, जो हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह देखते हैं. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और अगर आप इसी तरह और भी चैप्टर्स के पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए अगला वीडियो तैयार कर सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. And if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.